नमस्कार। चलिए एक बार फिर से मैं शशिकांत जायसवाल आप सभी का स्वागत कर रहा हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी में। तो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईथर, ईथर की रासायनिक अभिक्रियाएं। ठीक है, या इसे आप केमिकल रिएक्शंस भी कह सकते हैं ईथर के। तो इसमें हम लोग देखेंगे ईथर की केमिकल रिएक्शंस। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ईथर जो होता है, आप लोग तो जानते ही है कि जो ईथर होता है वो इस तरह से होता है। यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप और बीच में ऑक्सीजन होता है, दोनों ही सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं। तो एक बात आपको यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि ईथर जो होता है वो रासायनिक गुण जो होता है उसका वो बहुत ही कम होता है। यानी केमिकली अगर देखा जाए, केमिकल प्रॉपर्टी के अनुसार देखा जाए या उसके केमिकल रिएक्शंस देखे जाएँ तो ईथर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि ये ऑक्सीजन और ये कार्बन जो है इस बॉन्ड के बीच, ये जो बॉन्ड देख रहे हैं आप, ठीक है, इस बॉन्ड का पोलैरिटी जो होता है, ध्रुवता जो होता है वो बहुत ही कम होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था फिजिकल प्रॉपर्टी में डायपोल मोमेंट, ठीक है, ईथर का डायपोल मोमेंट मैंने बताया था कि जीरो नहीं होता है, लेकिन जीरो से थोड़ा सा ही ज़्यादा होता है। तो इसीलिए पोलैरिटी बहुत कम होता है, इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ पाना, ठीक है, इस ऑक्सीजन और इस एल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ पाना बहुत ही क्या है, मुश्किल है ना। बहुत अलग अलग बहुत सारी चीज़ों से ये ईथर रिएक्शन नहीं कर पाता है, इसी कारण, क्योंकि इसकी पोलैरिटी बहुत कम होती है। तो क्या इसका मतलब ईथर रिएक्शन नहीं करता है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ईथर रिएक्शंस करते हैं लेकिन वेरी लेस रिएक्शन करते हैं, बहुत ही कम इसकी अभिक्रियाएं देखी जाती है। और जो रिएक्शन होता भी है वो बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में होता है। ड्रास्टिक कंडीशन कहने का मतलब बहुत प्रचंड स्थिति में। नॉर्मल कंडीशन में ईथर जो है वो रिएक्शन करने के लिए तैयार नहीं रहता है। अगर हम ईथर का रिएक्शन कराना चाहते हैं, वो भी किसी खास रिएजेंट से ही इसका रिएक्शन होगा, उसके लिए हमें ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ेगा। ड्रास्टिक कंडीशन कहने का मतलब क्या है? जैसे कि हाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे, या हम जो रिएजेंट लेंगे जिससे रिएक्शन कराएंगे उसकी मात्रा ज़्यादा हो, इन सब चीज़ों पर। तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी। तो इसमें देखिए ईथर के रासायनिक गुण हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पहला रिएक्शन जो हम यहाँ पर देखेंगे ईथर का, वो क्या देखेंगे? वो देखेंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ अभिक्रिया। पहला रिएक्शन आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि पहला रिएक्शन जो है ईथर का वो अभिक्रिया है किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। ठीक है, ईथर की अभिक्रिया HX के साथ यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ भी ड्रास्टिक कंडीशन, प्रचंड स्थिति देनी पड़ती है, तब जाकर ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। तो चलिए HX के साथ रिएक्शन, चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, कोई ईथर लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोई ईथर ले लेते हैं। ऑक्सीजन, दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप। ये दोनों अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, दोनों में से कोई भी ईथर हो सकता है। तो इसके लिए टेंशन की बात नहीं है। चलिए क्लियर हो गया। अब इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे? इसका रिएक्शन हम कराएंगे HX के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो चलिए ये HX, ये क्या चीज़ है आपका? हाइड्रोजन हैलाइड है। इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया। तो जब ये दोनों रिएक्शंस करेंगे, यहां पर दो बार रिएक्शन होगा। याद रखिएगा कि ये जो है हम एक्सेस मात्रा में लेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड यहां पर हमें एक्सेस मात्रा में लेना होता है, अधिक मात्रा में लेना होता है, तब ये रिएक्शन पूरी तरह से कंप्लीट होकर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। तो यहां पर ये हाइड्रोजन हैलाइड है, मैंने X को इधर लिख दिया, हैलोजन ग्रुप को, और हाइड्रोजन को इधर लिख दिया, ठीक है। तो यहां से देखिए प्रोडक्ट क्या होगा। यहां पर ये जो आप देख रहे हैं, ये बॉन्ड टूटेगा और ये कार्बन, ये अल्काइल ग्रुप, और ये बॉन्ड टूटेगा और ये हैलोजन ग्रुप। ये अल्काइल ग्रुप, ईथर का एक अल्काइल ग्रुप और हैलोजन का एक हैलाइड ग्रुप आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा बताइए? ये RX कहने का मतलब ये अल्काइल हैलाइड का निर्माण हो जाएगा। क्या बना? अल्काइल हैलाइड बना। प्लस ये हाइड्रोजन और ये RO, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन से ले लेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? ROH,
ठीक है, ROH, यानी RX और ये दोनों मिलकर क्या हो गया, ROH, यानी ये आपका है एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और ये क्या चीज़ है, एल्कोहल है। तो फर्स्ट स्टेप में यही होता है, एल्काइल हैलाइड बनता है और एक एल्कोहल बनता है। मैकेनिज्म भी मैं आपको बताऊंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है। देखिए टेंशन लेना नहीं है, बस पढ़ते जाना है, अपना काम करते जाना है ना। एग्ज़ाम है आगे, उसका टेंशन ले रहे हैं, अगर आप उसका टेंशन लेंगे तो मतलब पढ़ना तो है, टेंशन मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि पढ़ना ही छोड़ देंगे, पढ़ेंगे, लेकिन ये हमेशा माइंड में नहीं रहना चाहिए कि अरे 1 महीने बाद मेरा 2 महीने बाद एग्जाम है, क्या करूँगा, पास होऊंगा कि फेल हो जाऊँगा, ये सब सोचना ही नहीं है। जो पढ़ा रहा हूँ पढ़ते रहिए, चलते रहिए, एकदम समय बिताते रहिए स्टडी के साथ, सब चीज़ आपका सोल्यूशन आपके हाथ में होगा। एग्ज़ाम जब देने जाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम कितना ईजी होता है। इसीलिए मोटिवेटेड रहे, बहुत ही आसान है, बोर्ड एग्ज़ाम तो बहुत ही आसान है आपके लिए। चलिए, ये एल्काइल हैलाइड और ये क्या हो गया आपका, एल्कोहल हो गया। कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए आप लोग। ये हो गया, ये फर्स्ट स्टेप में हुआ, याद रखिएगा पहला चरण जब होता है, फर्स्ट स्टेप इस रिएक्शन का होता है तो ये होता है। अब देखिए हमने क्या कहा यहाँ पर, ये जो HX मैं ले रहा हूँ ये एक्सेस में हमको लेना पड़ता है, अधिक मात्रा में, यानी इसका क्वांटिटी अभी भी बचा हुआ है ना, ये खर्च पूरा नहीं हुआ है क्योंकि ये एक्सेस है। तो ये होता क्या है कि फिर से यहाँ पर क्या आता है, इस बार यहाँ से ये जो ROH यानी अल्कोहल जो बना है यही यहाँ पर आ जाएगा भाग लेने के लिए रिएक्शन में, और उसके बाद यहाँ से फिर एक क्या आएगा, RX आएगा। क्लियर है, फिर यहाँ से क्या आएगा, एक RX आएगा। इसको मैं थोड़ा सा सजा के लिख दूँ तो और अच्छे हो, इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ से। तो इस अल्कोहल को मैंने इधर कर दिया, R को, और H को इधर कर दिया, और यहाँ पर हमारा क्या है, ये मिस्टेक, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर हमने क्या किया, HX लिया। क्लियर है, हाइड्रोजन हैलाइड लिया, एक्सेस मात्रा में है तो अभी भी बचा हुआ है। अब देखिए ये अल्कोहल आएगा दूसरे स्टेप में, ये अल्कोहल आएगा रिएक्शन करने के लिए इस बचे हुए हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर इस ऑक्सीजन और इस कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा और इस हैलोजन से जाकर ये जुड़ जाएगा, यानी ये क्या हो गया, फिर से क्या बन गया आपका, RX बन गया, यानी एल्काइल हैलाइड बन गया। देख रहे हैं आप, ये RX बन गया, एल्काइल हैलाइड। अब बताइए कि ये OH बचा हुआ है और ये H बचा हुआ है, तो OH और H मिलके क्या बना देगा भाई, H2O बना देगा, वाटर बना देगा। तो फिर से एल्काइल हैलाइड बना और ये क्या हो गया आपका, वाटर बन गया। तो फाइनल जो प्रोडक्ट है आपका, याद रखिएगा यहाँ पर इस रिएक्शन में जब HX के साथ अभिक्रिया होता है ईथर का, तो प्रोडक्ट तो आपको यही मिलेंगे, एल्काइल हैलाइड आपका मेन प्रोडक्ट होगा, यही मिलेगा, याद रखिएगा। ये अल्कोहल तो बीच में सेकेंड स्टेप में ये आता है, इसका थोड़ा सा रोल होता है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट आपका एल्काइल हैलाइड ही होगा और वाटर ही होगा। अब देखिए इसको जिस 2 स्टेप से मैंने दिखाया है उसको एक स्टेप में भी हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल बेहद ही आसान है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारा हो गया एक ईथर, ये हमारा क्या हो गया, एक ईथर हो गया, प्लस यहाँ पर देखिए हमने कितने यूनिट को यूज किया है, हाइड्रोजन हैलाइड के 2 यूनिट को यूज किया है, एक ये HX और ये एक ये HX। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2HX, यहाँ पर 2 यूनिट HX हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, यूज कर लिया है। क्लियर है, अब इसका आप रिएक्शन कराइए। तो देखिए यहाँ से आप प्रोडक्ट खुद बना लेंगे, कैसे बना लेंगे, तो देखिए 2 हाइड्रोजन भी है यहाँ पर, 2 यहाँ पर हैलोजन भी है। तो देखिए 2 हैलोजन यहाँ पर है और 2 एल्काइल ग्रुप यहाँ पर है, तो एक हैलोजन ग्रुप इस R के साथ चला जाएगा RX, और फिर एक और हैलोजन ग्रुप जो है वो इस R के साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, फिर RX हो जाएगा, यानी कि RX कितना RX हो गया, 2RX, यानी 2 यूनिट ये एल्काइल हैलाइड भी बनेगा। देख रहे हैं, एक यूनिट और एक यूनिट, 2 यूनिट यहाँ पर क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा, प्लस ठीक है, यहाँ से क्या हो गया, जो 2 यहाँ पर एल्काइल हैलाइड था वो तो यूज हो गया, एक बार इस एल्काइल के साथ जुड़ गया, एक बार इस एल्काइल के साथ जुड़ गया, तो 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड बन गया। अब यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन बचा हुआ है और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है, बचा हुआ है, तो H2O, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया। क्लियर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में भी याद रख सकते हैं, एक स्टेप में भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। क्लियर है बात। तो 2 यूनिट हम HX लेंगे, 2 यूनिट हमारा एल्काइल हैलाइड बनेगा और वाटर निकलेगा। और ये जो आप अल्कोहल देख रहे हैं, ये बीच में जब हम मैकेनिज्म आपको बताएंगे तब पता चलेगा कि बीच में एक स्टेप में क्या होता है, ये अल्कोहल बनता है जो फिर से यूज हो जाता है, खत्म हो जाता है इसका कहानी।
फाइनली आपको एल्काइल हैलाइड ही प्रोडक्ट में दिखेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है। मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में याद रखने का तरीका बताया है। सीधा RX को निकाल लो, ROH बचेगा, फिर यहाँ से क्या करो, RX को फिर निकाल लो, तो यहाँ पर H2O बचेगा, और इसको हम सिंगल स्टेप में भी लिख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? चलिए, यहाँ से आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये तो था मतलब ओपन ईथर, है ना, सीधा सिंपल ईथर आपको नज़र आ रहा है। अब देखिए, ईथर तो आपको बताया था, साइक्लिक ईथर यदि होगा, एरोमेटिक ईथर खास करके, ये भी तो हो सकता है, एरोमेटिक ईथर भी तो हो सकता है। तो ये क्या है आपका, एरोमेटिक ईथर है। ये बेंजीन है और इसके साथ O है और इसके साथ R लगा हुआ है, ठीक है। और इसका भी रिएक्शन हम किसके साथ करा सकते हैं, तो इसका भी रिएक्शन हम HX के साथ करा सकते हैं, HX के साथ करा सकते हैं। तो इस दोनों का जब रिएक्शन कराएंगे, इस ईथर का और इस हाइड्रोजन हैलाइड का, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये RX यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन कार्बन का ये बॉन्ड टूटेगा, तो ये R और ये X यहाँ से निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, ये RX प्लस ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो बचा है, वो हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ने जाएगा, ऑक्सीजन के साथ जुड़ने जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर OH लग जाएगा, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, तो OH लग गया। तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया भाई आपका फिनॉल, और एल्काइल हैलाइड तो यहाँ पर बन ही रहा है। तो कहने का मतलब है कि एरोमेटिक मतलब बेंजीन वाला जो रिंग है, एरोमेटिक, ऑक्सीजन और उसके बाद कोई एल्काइल समूह लगा हुआ है इस तरह से, तो इस ईथर का भी क्या कर सकते हैं हम, HX के साथ रिएक्शन करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने वाली एक बात कि यहाँ पर फिनॉल बन रहा है, यहाँ पर एल्कोहल बनता था, यहाँ पर फिनॉल बनता है, ठीक है। और यहाँ पर फिनॉल बन गया, तो जैसे यहाँ पर एल्कोहल बना, तो दूसरे स्टेप में ये एल्कोहल फिर रिएक्शन कर लिया HX के साथ, तो वाटर बन गया। लेकिन ये जो आप एल्कोहल देख रहे हैं ना, ये जो एल्कोहल है, तो इसको हम यदि फिर से HX देंगे तो फर्दर रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ पर एल्कोहल बना था, एल्कोहल का रिएक्शन फिर से HX के साथ हो गया और फिर से एल्काइल हैलाइड बन गया। लेकिन इस केस में हमने एक यूनिट HX यहाँ यूज किया, तो RX और फिनॉल बना, और फिर यहाँ पर हम जब दूसरा यूनिट HX यूज करने के लिए जाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड का, तो अब रिएक्शन संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, आ रहा हूँ मैं आगे मैकेनिज्म में, वहाँ मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आइडिया दे देता हूँ, ये आइडिया दे देता हूँ कि देखिए कि बॉन्ड कौन सा टूट रहा है भाई, बॉन्ड कौन सा टूट रहा है, बॉन्ड टूट रहा है ऑक्सीजन और इस कार्बन वाला, ये टूट रहा है। यहाँ पर ये बॉन्ड टूट रहा है क्या, ये बॉन्ड टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा है। ये भी तो एल्काइल ग्रुप है एक तरह का, ये भी तो हाइड्रोकार्बन है, तो ये यहाँ पर भी तो कार्बन है, ये क्या चीज़ है, कार्बन है यहाँ पर। तो कार्बन ऑक्सीजन का ये भी तो बॉन्ड टूट सकता था, ये क्यों नहीं टूटा, ये क्यों टूट गया, यही क्यों टूटा भाई। उसका कारण क्या है कि ये जो बॉन्ड है आपका, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है, इस बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा है। सिंपल रीज़न मैं बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ आपको रखना है कि ये जो बॉन्ड होता है, ये वाला बॉन्ड, ये क्या होता है, लंबा होता है, इसीलिए ये बॉन्ड टूट जाता है, ये नहीं टूटता है ना। लंबा होने का मतलब जितना ज़्यादा लंबा बॉन्ड, जितना ज़्यादा बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगा, उसको तोड़ने में उतनी आसानी होगी, है ना। मान के चलिए कि आपके पास इतना बड़ा कोई पेन है, इसको आप तोड़ेंगे आपको बहुत डिफिकल्टी आएगी, लेकिन ये है तो इसको आप आसानी से तोड़ेंगे, और यदि इतना बड़ा रहेगा तो आप उसको और आसानी से तोड़ पाएंगे। कहने का मतलब कि बॉन्ड लेंथ यदि ज़्यादा होता है तो उस बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है। तो यहाँ पर इस O और इस R के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा लंबा है ना, बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, इसीलिए यही बॉन्ड टूटता है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे आप, फंस गए। यहाँ पर तो ये कार्बन है, अब इस ऑक्सीजन के साथ तो सिर्फ यही कार्बन जुड़ा हुआ है ना। इस दोनों ही केस में क्या होता था, देख लीजिए, यहाँ भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता था, यहाँ भी ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटता था ना, है कि नहीं है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड टूट रहा है क्या, नहीं टूट रहा है। तो यहाँ पर भी तोड़ना होगा, तो क्या तोड़ना होगा, इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना होगा। और अभी मैंने आपको बताया कि ये जो कार्बन है और ये जो ऑक्सीजन है, यानी ये जो आप देख रहे हैं ना बॉन्ड, ये बॉन्ड, इसकी लंबाई कम होती है, और यदि लंबाई कम हो जाए बॉन्ड की तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है।
ये सिंपल कारण है और सब भी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारा रीज़न होता है इसके लिए। तो फर्दर ये रिएक्शन नहीं होगा और आपके लिए प्रोडक्ट फिनॉल और एल्काइल हैलाइड ही तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हो गई, आपको सारी बातें क्लियर हो गई। एकदम शॉर्टकट में अगर देखा जाए तो आप समझिए कि ये रिएक्शन खत्म हो गया। ठीक है, अगर देखा जाए तो ये रिएक्शन प्रोडक्ट बनाकर ख़त्म हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर इसे ख़त्म नहीं करूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका अंडरस्टैंडिंग ऐसा हो कि कैसा भी क्वेश्चन आए तो आप उसको छोड़कर एग्जाम में नहीं आए। चलिए, अब इस रिएक्शन का, ये तो रिएक्शन में दो चीज़ भाग ले रहे हैं, एक ईथर ले रहा है और एक एल्काइल हैलाइड ले रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ पर रिएक्शन जो है वो निर्भर कर सकती है ना। लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस HX के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं, इस हाइड्रोजन हैलाइड के रिस्पेक्ट में देख लेते हैं कि कौन सा हाइड्रोजन हैलाइड अगर रहेगा तो रिएक्शन आसानी से होगा और जल्दी होगा। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग जानते होंगे यहाँ पर HI, देखिए मैं इस तरह से लिख देता हूँ, HI, HBr, HCl और HF, ये सारे क्या है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये सारे हैं। तो रिएक्टिविटी जो होता है वो इस तरह का होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो होता है इस केस में, इस रिएक्शन में, वो HI होता है। उससे कम HBr, उससे कम HCl और HF का तो बात ही हटा दीजिए, ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। ठीक है, फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि सबसे लेस रिएक्टिव होता है। क्लियर है। अगर यहाँ पर हम HI लेते हैं, X की जगह I लेते हैं यहाँ पर, तो ये रिएक्शन बहुत ही तेज, बहुत ही अच्छे से होगा। HBr लेते हैं तो थोड़ा सा हमको क्या करना पड़ेगा, और ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ेगा। लेकिन HI लेंगे तो थोड़ा सा कम ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ेगा। प्रचंड स्थिति को, थोड़ा सा स्थिति को कमज़ोर करके भी ये रिएक्शन हो जाएगा, यानी ज़्यादा रिएक्टिव है। समझ गए आप। आप कहेंगे कि ऐसे ऑर्डर में क्यों है, इस ऑर्डर का कोई कारण है क्या? इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण ये है, देखो कि ये कर क्या रहा है, हाइड्रोजन हैलाइड यहाँ से कर क्या रहा है, ये हाइड्रोजन दे रहा है ना। यहाँ से ये हाइड्रोजन निकल के जा रहा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकल के जा रहा है ऑक्सीजन के साथ जुड़ने, ये हाइड्रोजन दे रहा है। तो बताओ कि हाइड्रोजन देने वाला किस तरह का काम करता है? एसिड का काम करता है। जी हाँ, सही पकड़े आप, एसिड का काम करता है, यानी कि अम्ल का काम करता है। तो एसिडिक कैरेक्टर आप पता कीजिए कि HI का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होता है HBr का उससे कम, HCl का उससे कम, HF का उससे कम। यानी हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ना, ये एसिडिक ऑर्डर है, अम्लीय प्रकृति की ये क्या चीज़ है, ऑर्डर है। और उसी के अनुसार ये रिएक्शन अभिक्रियाशीलता यहाँ पर HX की देखी जाती है, क्योंकि यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है। ये हो गया। तो इस पर किस तरह से निर्भर करता है वो मैंने आपको बता दिया। अब इस कार्बन पर किस तरह से करेगा, तो आगे आपको सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लिया आप किस तरह से ईथर से प्रोडक्ट बनता है, उसको एक स्टेप में भी दिखा सकते हैं, और किस तरह से एरोमेटिक ईथर भी जो है रिएक्शन करता है, और किस तरह से इस दोनों में से सिर्फ ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, ये बॉन्ड नहीं टूटता है, उसका कारण और सारा भी है, आगे मैं आपको बताऊंगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आ रहा हूँ मैकेनिज्म लेकर। चलिए हम मैकेनिज्म को देखते हैं। यहाँ से अल्कोहल, ये जो रिएक्शन है इसकी क्रियाविधि को देखते हैं। 10 मिनट ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन आपको इतने अच्छे तरीके से समझ में आएगा और आपके माइंड में इतना अच्छा तरीका से सेट होगा कि आप एग्ज़ाम हॉल तक नहीं बोलेंगे। एग्ज़ाम हॉल में जब एग्ज़ाम देकर निकलेंगे उसके बाद याद रहे या जो हो उसकी गारंटी मैं नहीं लूँगा, लेकिन उस टाइम तक आपको ज़रूर याद रहेगा। इसीलिए आप मैकेनिज्म को ज़रूर देखिए, है ना। बहुत स्टूडेंट को लगता है कि ये मैकेनिज्म बेकार है, फालतू में बता रहे हैं, प्रोडक्ट हो गया काम चल गया, लेकिन इससे आपको क्या होता है, याद हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और जब आपका सोच बढ़ेगा, समझ बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक है कि आपका अच्छा नंबर आएगा, अच्छे तरीके से आप लिख पाएंगे एग्जाम में। तो चलिए मैकेनिज्म हम लेते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, किसी ईथर को लेंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक ईथर को ले लेते हैं। चलिए हम ये इस ईथर को ले लिया मैंने, ठीक है। ये क्या चीज़ है, इथाइल मिथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर है ये। और ये अनसिमेट्रिकल ईथर है, असममित ईथर है, यानी इसको और या इसको हम मिक्स्ड ईथर भी कह सकते हैं। अनसिमेट्रिकल या मिक्स्ड ईथर भी कह सकते हैं। दोनों तरफ अल्काइल समूह अलग अलग है, ठीक है। सेम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि आगे आपको बताऊंगा, इसका कारण आपको पता चलेगा। तो ये और ये दोनों कौन सा ग्रुप है, अलग अलग अल्काइल समूह है, ये मैंने लिया। चलिए इसका रिएक्शन हमको किसके साथ कराना है, तो इसका रिएक्शन हमको कराना है किसी हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड हम कौन सा ले, तो सबसे अच्छा वाला हाइड्रोजन हैलाइड ले लेते हैं। सबसे अच्छा वाला हाइड्रोजन हैलाइड कौन है, ये है हाइड्रोजन आयोडाइड, ये हमने ले लिया।
चलिए, तो ये फर्स्ट स्टेप है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, क्योंकि ये ईथर बहुत ही क्या होता है, अभिक्रियाशील होता है, तो सबसे पहला काम होता है इसको प्रोटोनन इसका करवाना, यानी इसका प्रोटोनेशन करवाना। प्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन को लेना, वही ना होता है प्रोटोनेशन, प्रोटोन को लेना। तो चलिए, इस हाइड्रोजन, ये जो आई है इस हाइड्रोजन को निकालेगा। कैसे निकालेगा, इसको कोई लेने के लिए आएगा, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन होगा वही तो इस हाइड्रोजन को लेगा। तो देख लीजिए कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन खाली पड़ा हुआ होता है, बहुत बार बताया आपको। और ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए इस हाइड्रोजन को आएगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन को कैप्चर करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन से इसको पकड़ेगा, उसी समय ये जो आयोडीन है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, ये आसानी से यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा। तो H+ इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया और ये क्या हो गया, I- लेके इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया। क्या हुआ, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देने गया, उसी समय आयोडीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप अवशिष्ट समूह है, तो इस बॉन्ड का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से फुर हो गया। ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर अटैक क्यों हो रहा है, यहाँ पर Δ+ है ना, यहाँ पर Δ- है, क्योंकि आयोडीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो Δ- Δ+, इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है। ऑक्सीजन को बर्दाश्त नहीं हुआ, बोला मैं आ रहा हूँ, और इसने क्या किया, इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यहाँ क्या हो गया, तो देख लीजिए, ये CH3, ये O, ये C2H5, क्लियर है। और यहाँ पर क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन जुड़ गया, लेकिन ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दिया तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, और इधर I- निकल गया, I- निकल गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ाते हैं बातों को। तो देख लीजिए यहाँ पर कि इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ गया, और आप लोग तो पहले से ही जानते हैं कि ऑक्सीजन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कि हमेशा दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए तैयार रहता है। और यहाँ पर ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज, यानी ऑक्सीजन को ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गया यहाँ पर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने से प्लस चार्ज हटाना चाहेगा जल्दी से जल्दी। कैसे हटाएगा, तो कोई ना कोई बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा इसको, या तो ये बॉन्ड तोड़ दे, या ये बॉन्ड तोड़ दे, या ये बॉन्ड तोड़ दे। ठीक है, अब देखिए ये इस बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा, क्यों नहीं तोड़ेगा, अगर इस बॉन्ड को ये तोड़ दिया, ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ये रिवर्सिबल स्टेप है। कैसे रिवर्सिबल स्टेप है, कि अगर ये हाइड्रोजन टूट गया तो वापस क्या हो जाएगा, इसमें आ जाएगा। देख लीजिए, ये वापस टूट के H+ टूट के इसमें चले गया, H+ निकल गया यहाँ से, और ये इस पर इससे चार्ज हट जाएगा, लेकिन वापस वो ये बन जाएगा। अगर ऐसा होता है, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटता है, तो ऐसा तो होगा नहीं। हमने पहले ही देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटना होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है, और एक यहाँ है। तब या तो ये बॉन्ड टूटेगा या तो ये बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है। लेकिन अब हम देखने वाले हैं सेकेंड स्टेप कि ये बॉन्ड अपने मन से नहीं टूटता है, इस I- का यानी आयोडाइड आयन का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा रोल देखा जाता है। तो क्या होता है, देख लीजिए, सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। सेकेंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। देखिए, ये CH3 है, ये O पे प्लस है, ये C2H5 है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, और यहाँ पर आ गया I-। ये जो I- है ना, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य कर रहा है, नाभिक रागी है। देख लीजिए, अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है इसके पास, तो इलेक्ट्रॉन देने के लिए ये क्या करेगा, जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इलेक्ट्रॉन, तो ये जो ऑक्सीजन है वो इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, इस कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। ठीक है, H को तो देने नहीं जाएगा, H को देने जाएगा तो फिर से बताया मैंने आपको कि वही हो जाएगा, HI बन जाएगा और यही ईथर आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, एल्काइल समूह को इलेक्ट्रॉन देने के लिए जाएगा, या तो इसको देने के लिए जाएगा या तो इसको देने के लिए जाएगा। अब मैटर ये फंसता है कि किसको देगा। ठीक है, किसको ये देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा इस CH3 को, इसको इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। आप कहेंगे क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये जो कार्बन है, देखिए इसमें 2 कार्बन है, C2 2 कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है और ये 0 डिग्री कार्बन है। तो यहाँ पर भीड़ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, हिंड्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। तो I- जब इस पर अटैक करने जाएगा तो ये क्या करेगा, इसको रोक देगा, इसका रास्ता जाम कर देगा। तो I- को, आयोडाइड आयन को सबसे आसान लगता है इधर की ओर जाने को, क्योंकि इधर इसका रास्ता साफ है। तो ये हो गया, और जैसे ही ये CH3 पर अटैक करेगा उसी समय ये क्या होगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन क्या कर लेगा, इस बॉन्ड को तोड़कर यहाँ से निकल जाएगा। यानी देख लीजिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस, बहुत ही आसान है। ये CH3I आ गया, और इधर क्या आ गया, C2H5 प्लस C2H5 और O और H। देख लीजिए, C2H5
OH, ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है ये निकल के बन गया अल्कोहल, और ये क्या आ गया, ये हो गया मिथाइल आयोडाइड, ये हो गया इथाइल अल्कोहल। तो बताया था आपको, याद कीजिए शुरू में बताया था। तो इसके पीछे ये राज छुपा हुआ है। इस तरह से यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा। और कहाँ पर अटैक करने के लिए गया, यहाँ पर करने के लिए गया। तो याद रखिएगा कि अगर ईथर कैसा हो, मिश्रित हो, यानी मिक्स्ड ईथर हो। मिश्रित कहने का मतलब कि दोनों एल्काइल समूह जब अलग अलग हो तो ये आयोडाइड आयन उस एल्काइल समूह पर अटैक करने के लिए जाएगा जहाँ पर भीड़ भाड़ कम होगा। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री है तो सबसे अच्छा है, 1 डिग्री है तो ठीक है, 2 डिग्री है तो फिर भी जो है ये रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन जब 3 डिग्री की हम बात करेंगे तो वहाँ पर कुछ और हो जाएगा मेरे दोस्त, आगे देखेंगे क्या होगा। तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक चलेगा, ठीक है। हाँ, तो अगर 0 डिग्री है यहाँ पर देखिए, ये कार्बन किसी कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है, इसीलिए I- इसको अटैक करने के लिए आसानी से चला गया। ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये 1 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर ये अटैक करने के लिए नहीं गया, ठीक है। 2 डिग्री अगर होता तब तो और दिक्कत होता, क्लियर है। और यदि मान के चलिए ऐसा केस होता कि एक जगह इधर होता 1 डिग्री वाला, है ना, और इधर होता 2 डिग्री वाला, तब क्या होता, बताइए। अगर ऐसा होता, मेरे कहने का मतलब है, देख लीजिए, क्वेश्चन आपको करना है, आप ही को करना है। ऑक्सीजन पे प्लस और इधर आपका हो जाता ये क्या चीज़ है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री है, और ये कितना है, ये कार्बन जो है ये देख लीजिए इस तरह से है, ये कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये 1 डिग्री है। तो उस केस में किधर से I- अटैक करने के लिए जाता, आयोडाइड आयन या ब्रोमाइड आयन, जो भी हम लेते हैं यहाँ पर HI या HBr, तो वो इस पर अटैक करने के लिए जाता है। यहाँ पर ये 1 डिग्री है, यहाँ पर ये 2 डिग्री है। तो याद रखिएगा कि 0 डिग्री वाले आसानी से अटैक हो जाएंगे इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, 1 डिग्री वाले में थोड़ी दिक्कत होगी, और 2 डिग्री वाले में और थोड़ी दिक्कत होगी, 3 डिग्री वाला में ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा बन गया। अब ये जो प्रक्रिया है ये SN2 विधि से हुई है, देख लीजिए, SN2 विधि, SN1 विधि, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, प्रतिस्थापन हो रहा है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। उसमें से भी कैसा है, तो SN2 है। SN2 क्यों है, क्योंकि देख लीजिए कि ये दोनों पर निर्भर कर रहा है, इस पर भी ये रिएक्शन निर्भर कर रहा है और इस पर भी निर्भर कर रहा है। देख रहे हैं ना यहाँ पर I- और ये, तो I- ही तो गया यहाँ पर अटैक करने के लिए, तो इसका भी रोल है और इसका भी रोल है। तो ऐसा कहाँ होता है, जब दोनों रिएजेंट पर निर्भर करता है रिएक्शन, तो उसको SN2 रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है कोई कार्बोकेटाइन, है ना। तो ये SN2 रिएक्शन है। तो पढ़ाया था आपको मैंने SN1 SN2, चलिए उसमें नहीं पढ़ेंगे अभी। ये हो गया आपका चीज़, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप में, देखिए थर्ड स्टेप में हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा कि मैंने आपको बताया था कि ये अल्कोहल सेकेंड स्टेप में बनता है, लेकिन ये अल्कोहल रहता नहीं है फाइनल प्रोडक्ट, ये फिर से रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये C2H5OH जो आप देख रहे हैं, ये C2H5OH जो आपको नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर ये फिर से क्या करेगा, इस HI के साथ रिएक्शन करने के लिए जाएगा। क्योंकि HI तो हमने 2 यूनिट यूज किया था, एक तो यहाँ पर यूज हो गया हमारा, ठीक है, और दूसरा यहाँ पर यूज होने के लिए आएगा, क्योंकि एक्सेस मात्रा में हमने इसको लिया है। तो यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा और ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देख लीजिए, C2H5 ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस, इस हाइड्रोजन को ले लिया ऑक्सीजन ने, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और प्लस I- यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब ये I- क्या करेगा, अटैक करने के लिए जाएगा। यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको लिख दूँ, C2H5, इसको भी बॉन्ड में दिखा देता हूँ। तो वो क्या हो गया, I- वहाँ से हमारा साइड हो गया। अब ये I- अटैक करने के लिए जाएगा, वापस किस पे जाएगा अटैक करने, C2H5 पर जाएगा। और जैसे ही ये C2H5 पर अटैक किया, ये बॉन्ड ऑक्सीजन ने इससे खींच लिया, तोड़ दिया इस बॉन्ड को, इसका इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। तो क्या हो गया, C2H5I हो गया, C2H5I यानी कि इथाइल आयोडाइड हो गया, और प्लस ये देखिए OHH, तो क्या बन गया, H2O बन गया, ये H2O का निर्माण हो गया। तो देख लीजिए, एक आपका क्या बना, एल्काइल हैलाइड, एक बना मिथाइल आयोडाइड, दूसरा बना क्या चीज़, इथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड, और यहाँ पर H2O। यहाँ पर कहीं भी आपको जो है अल्कोहल नज़र नहीं आ रहा है, वो सेकेंड स्टेप में ही होगा। फिर से वो अल्कोहल दूसरे यूनिट HX से रिएक्शन करके क्या करेगा, फिर से वो एल्काइल हैलाइड में बदल जाएगा और H2O वहाँ से निकल जाएगा।
क्लियर हो गया आपको, समझ गए बातों को? तो ये देख लीजिए हमारा ये बन गया। तो इस केस में आपने क्या देखा कि जो छोटा वाला ग्रुप है, जो छोटा वाला ग्रुप है, ठीक है, सेकेंड स्टेप में इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि छोटा वाला ग्रुप कौन है, CH3 है कि C2H5 है? CH3 है, एक ही कार्बन है। तो छोटे वाले ग्रुप के साथ आयोडीन जाएगा और बड़े वाले ग्रुप के साथ कौन जाएगा? OH जाएगा, एल्कोहल जाएगा। तो याद रखिएगा जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो एल्कोहल बन जाएगा, जो छोटा वाला ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा? सेकेंड स्टेप में एल्काइल आयोडाइड बन जाएगा। और फाइनल में तो इस OH को भी किस में बदलना है? इसको भी तो उसी में बदलना है, एल्काइल आयोडाइड में ही बदलना है। मैं सेकेंड स्टेप की बात कर रहा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक नोट करके इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो मैं इसको आगे करता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आपने देखा कि आपका प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गया, C2H5 CH3I C2H5I और H2O। चलिए, तो यहाँ पर अल्कोहल का रोल आया यहाँ पर सेकेंड स्टेप में। तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर से हम इसको आगे करते हैं। चलिए, मैं ये नोट करके बोल रहा था आपको, नोट करने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको मैंने बताया कि 0 डिग्री ये जो आपका ईथर है, ठीक है, ये आपका एल्काइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है, और ये एल्काइल ग्रुप है, ये ईथर है, ठीक है। अगर इस दोनों में ऑक्सीजन के इस दोनों तरफ कोई एक एल्काइल समूह, इसमें से कोई एक एल्काइल समूह जो है अगर 3 डिग्री हो जाए, कोई एक भी यदि 3 डिग्री हो जाए यहाँ पर, तो ये जो क्रियाविधि होती थी SN2 से, ये SN2 वाली क्रियाविधि नहीं होगी, उसका कहानी बदल जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। कहानी बदल जाएगी बिल्कुल। क्या कहानी बदल जाएगी? तो देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 3 डिग्री लेकर देख लेते हैं। चलिए, CH3 ऑक्सीजन, CH3 और इधर हम क्या करते हैं, ये आपका क्या हो गया? 3 डिग्री हो गया, देख रहे हैं ना आप, ये क्या हो गया? 3 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कार्बन होगा ना, और यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसके इधर क्या लग जाएगा आपका? इसके इधर भी कोई एल्काइल ग्रुप हमको लगाना है, तो चलिए इधर हम जो है CH3 लगा लेते हैं। तो इस समय ये जो आपका ग्रुप दिख रहा है ये 3 डिग्री है, और ये जो दिख रहा है ये 1 डिग्री है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री तक ठीक है, लेकिन यदि अगर कोई एल्काइल समूह यदि 3 डिग्री का हो जाए, इस दोनों में से कोई भी एक एल्काइल समूह 3 डिग्री का हो जाए, तो कहानी बिल्कुल बदल जाती है। तो कहानी क्या होता है, तो देखिए उसी कहानी को मैं समझाने जा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर रिएक्शन करने के लिए आएगा, मान के चलिए HI आया रिएक्शन करने के लिए, इसके पास लोन पेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट स्टेप में कोई भी दिक्कत नहीं है। ये ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ये, ठीक है। OCH3, इस पर हाइड्रोजन आकर जुड़ गया, इस पर प्लस आ गया, और यहाँ पर I-, ठीक है। वही चीज़ है, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ गया, इस पर प्लस चार्ज आ गया, और I- यहाँ से निकल गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये जो रिएक्शन है, अब I- अटैक करने के लिए नहीं जाता है भाई। I- अभी जस्ट अटैक करने के लिए नहीं जाता है। यहाँ पर अभी क्या होता है, क्या होगा कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बनाया जाएगा, क्योंकि ये 3 डिग्री है, और यदि ये बॉन्ड टूट जाए और यहाँ पर प्लस आ जाए कार्बन पर, तो ये 3 डिग्री कार्बन यदि बन जाए तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन जाएगा। और 3 डिग्री कार्बोकैटायन आप लोग जानते हैं ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन कार्बोकैटायन बनता कब है? SN1 रिएक्शन में बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कार्बोकैटायन बनता है SN1 रिएक्शन में। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ये बॉन्ड खुद ब खुद टूट जाएगा, खुद ब खुद ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो स्टेप है ये बहुत ही स्लो स्टेप है, बहुत ही धीमा स्टेप होगा, क्योंकि यहाँ पर से क्या बनता है, बन जाएगा ये कार्बोकैटायन बन गया, प्लस यहाँ पर CH3OH अलग हो गया, CH3OH क्या हो गया, अलग हो गया। क्लियर है आपका? यहाँ पर कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन हुई, समझ रहे हैं? कार्बोकैटायन की यहाँ पर फॉर्मेशन हुई, स्लो स्टेप है ये, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। RDS जो है, रेट अगर इस रिएक्शन का निकलेगा तो इसी स्टेप से निकलेगा। अब I- आएगा और इस कार्बन पर अटैक करेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप इसको?
तो क्या हो गया, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन गया। और साथ में ये CH3OH तो बना हुआ है ही, इसको क्यों छोड़ दे हम, CH3OH तो बना हुआ है, ये दोनों चीज़ बन गया। ठीक है, और ये CH3OH का क्या होगा, इसका फिर वही नियत होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड को ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन देने के लिए गया, ये टूट गया, तो यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया CH3OH और यहाँ पर H लग गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, फिर I माइनस उधर से आया टहलता हुआ, इस पर अटैक किया कार्बन पर, ये बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ से फिर क्या हो गया, ये हो गया CH3I, ठीक है, और ये पूरा का पूरा निकल गया प्लस H2O। तो फाइनल प्रोडक्ट तो अभी भी आपका क्या है, यही है, एल्काइल हैलाइड ही है, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड बन रहा है, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड यानी टर्शियरी एल्काइल हैलाइड, और यहाँ पर 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अल्कोहल का फिर वही काम है, ये दूसरे HI को पकड़ेगा और वहाँ से दूसरा एल्काइल हैलाइड बना लेगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ये I माइनस यहाँ पर जस्ट यहाँ पर नहीं आएगा अटैक करने के लिए, क्योंकि ये जो कार्बन है ये बहुत क्या हो गया, 3 डिग्री कार्बन है, बहुत ज़्यादा भीड़ नजर आएगा, तो ये इस पर अटैक करने नहीं आएगा। तो होगा क्या, ये बॉन्ड अपने आप टूट जाएगा और ये CH3OH अपने आप यहाँ बन जाएगा और यहाँ पर बनेगा कार्बोकैटायन। और जब कार्बोकैटायन बनेगा तो ये SN1 विधि से ये रिएक्शन हुआ है, बाद में I माइनस इस पर अटैक करके 3 डिग्री टर्शियरी एल्कोहल बना लेगा। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रख लेना है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या याद रखना है, वो इम्पॉर्टेंट बात ये है बच्चे कि वहाँ पर क्या होता था, मैंने आपको बताया था कि जो छोटा वाला ग्रुप होगा ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री वाले केस में जो छोटा ग्रुप होगा उसमें क्या कर देना, उसमें आयोडाइड लगा देना। देखिए भूल गए तो तुरंत, देखिए आप लोग तुरंत भूल जाते हैं भाई, C2H5। ठीक है, इसमें मैंने बताया था कि ये छोटा ग्रुप है, एक ही कार्बन है, तो इसके साथ आप क्या कर देंगे, CH3I लगा देंगे फटाक से, और इसके साथ क्या कर देंगे, इसके साथ OH लगा देंगे, C2H5OH फटाक से, तो इथाइल अल्कोहल। तो ज़्यादा कार्बन वाले के साथ क्या कर देना है, आपको OH लगा देना है जिस समय ये इस वाले स्टेप में, सेकेंड स्टेप में, ये मैंने आपको बताया था। लेकिन यहाँ पर तो कहानी उल्टा हो गया, यहाँ पर तो छोटा ये है CH3I है ना, तो CH3I तो OH किसके साथ लगा, CH3OH के साथ लग गया ना, यहाँ पर छोटे वाले ग्रुप के साथ यहाँ पर सेकेंड स्टेप में OH बन गया, यानी कि इथाइल अल्कोहल बन गया। तो याद रखिएगा कि अगर कोई 3 डिग्री वाला एक भी होगा तो दूसरा वाला जो है वो जाएगा OH के साथ। समझ रहे हैं, चलिए एक्सपेरिमेंट करते रहिएगा अपने कॉपी पर, आपको और कुछ समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ सारा का सारा आपका हो गया, यहाँ से ये हो गया। तो अगर 3 डिग्री हम लेते हैं तो इस न्यूक्लियोफाइल को इस पर अप्रोच करना, इस पर अटैक करना मुश्किल हो जाएगा, ये बॉन्ड नहीं तोड़ पाएगा उस तरह का, जैसा 1 डिग्री 2 डिग्री और 0 डिग्री में होता है वैसा यहाँ पर केस नहीं होगा। यहाँ पर SN1 विधि से रिएक्शन होगी 3 डिग्री के केस में, कार्बोकैटायन बनेगा, उसके बाद आयोडीन इसके साथ जुड़ेगा, सारा चीज़ हो गया। चलिए, तो फाइनली प्रोडक्ट तो हमको वही मिलेगा, इथाइल आयोडाइड, ये आयोडाइड, और ये एक इसके साथ जाएगा आयोडीन और एक इसके साथ जाएगा आयोडीन, वही मिलेगा। लेकिन सेकेंड स्टेप में अल्कोहल किसके साथ बनेगा, ये ध्यान रखने वाली बात है, और कार्बोकैटायन बनता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, तो ये हो गया 3 डिग्री के केस में। इसीलिए मैंने कहा कि 3 डिग्री के केस में आपको याद रखना है कि SN1 रिएक्शन होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये सारा का सारा आपका हो गया, और यहाँ से एक छोटी सी चीज़ बची है, वो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्कस ज़रूर कर देना चाहता हूँ। ये वाला तो आप ही भूल ही गए होंगे, है ना, तो भूलना नहीं है, इसको याद रखिए। चलिए, यहाँ पर मान के हम चलिए यहाँ पर CH3 को ले लेते हैं इस R की जगह, ये भी ईथर है, इसको हम CH3 जी यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या चीज़ है, लोन पेयर है, इसको हम लोग कहते हैं एनिसोल, याद रखिएगा, इसको हम लोग एनिसोल कहते हैं। अब इसका रिएक्शन हम क्या कराएंगे, किसी HX के साथ कराएंगे। तो चलिए, इसका रिएक्शन हम HI के साथ कराते हैं। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को अटैक करेगा और ये I यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो क्या चीज़ होगा, देखिए ये हो जाएगा इस तरह से, ये ऑक्सीजन, ये CH3, और ऑक्सीजन पे आ गया यहाँ पर प्लस चार्ज, और यहाँ पर I माइनस क्या है, निकल गया है, यहाँ पर हो गया क्या चीज़, ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। अब कहानी यहाँ से कुछ जो है बदलती है। कहानी क्या बदलती है, देखिए, अब इस ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन, ये भी तो कार्बन है और ये भी तो कार्बन है। तो मैंने आपको कहा था कि ये बॉन्ड टूटता है, क्या कहा था मैंने आपको कि ये बॉन्ड टूटता है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों होता है, तो याद रखिएगा, देखिए 2-3 कारण बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी याद रखिएगा। देखिए, ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन जिससे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है, और ये कार्बन कैसा है, sp3 कार्बन है। ठीक है, तो sp2 कार्बन जो है
इसमें क्या होता है, एस कैरेक्टर ज़्यादा होता है, ज़्यादा एस कैरेक्टर होता है। तो sp2 कार्बन जो है, यानी ये समझ लीजिए कि sp2 जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है sp3 वाले कार्बन से, ठीक है। इसीलिए ये क्या करेगा, इस बॉन्ड को पकड़ के रखेगा, ये कार्बन जकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इसको जकड़ कर रखेगा, पकड़ के एकदम, समझ गए आप लोग। इसीलिए ये बॉन्ड टूटने के लिए नहीं जाएगा, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस होता है, अनुनाद प्रभाव होती है। आप लोग जानते हैं फिनॉल में किस तरह से यहाँ पर अनुनाद प्रभाव देखा जाता है। तो अनुनाद प्रभाव होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। डबल बॉन्ड करेक्टर जब आएगा तो आप लोग जानते होंगे कि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में कौन ज़्यादा लंबा होता है बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा लंबा होता है, डबल बॉन्ड कम लंबा होता है। तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, कम हो जाता है, इसका बॉन्ड लेंथ क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो लंबाई बॉन्ड का जितना ज़्यादा रहेगा उसको तोड़ने में उतना आसान रहेगा। तो दूसरा कारण ये हो गया कि यहाँ से ये, इसीलिए यहाँ से ये टूटता है, ठीक है। तो एक हो गया यहाँ पर आपको याद रखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण इस कार्बन का, दूसरा रेजोनेंस के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आता है, वो हो गया। और तीसरा क्या चीज़ है कि यहाँ पर हाँ बॉन्ड लेंथ, ये लंबाई, इस बॉन्ड की लंबाई क्या होती है, ज़्यादा होती है, ज़्यादा होती है, इसका कम हो जाता है। इसीलिए बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा लंबा, बॉन्ड जितना ज़्यादा लंबा, उसको तोड़ने में उतना आसानी। तो ये I- किसको आया, ये CH3 को अटैक करेगा, ठीक है। किसको अटैक करेगा, ये CH3 को जो है अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूटकर ऑक्सीजन क्या करेगा, इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, देख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा ये O, ठीक है, और ये H, यहाँ पर O पे प्लस चार्ज है तो यहाँ पर प्लस चार्ज क्या हो जाएगा, यहाँ से प्लस चार्ज तो गायब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर H, यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से था, ठीक है, वो मैं भूल गया था यहाँ पर देने के लिए इसको। तो ये हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH हो गया और ये CH3I यहाँ से निकल गया, CH3I जो है यहाँ से क्या हो गया, निकल लिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या बन गया, फिनॉल बन गया। तो इस इतर से एनिसॉल से फिनॉल, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए एनिसॉल से फिनॉल बन रहा है। तो आपसे पूछ सकता है कि एनिसॉल से फिनॉल आप कैसे बनाएंगे, या आपको पूछेगा कि आप एरोमेटिक ईथर से फिनॉल कैसे बनाएंगे। तो हम कहेंगे कि एरोमेटिक ईथर में हम एनिसॉल लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, HI के साथ रिएक्शन करा के हम फिनॉल में बदल सकते हैं। तो इस तरह से क्या होगा आपका, ये फिनॉल में बदल जाएगा। समझ गए आप लोग। फर्दर जो ये फिनॉल है आपका, ये जो फिनॉल फर्दर आपका ये फिनॉल है, ये आगे रिएक्शन को नहीं लेकर जा सकता है। इस पर यदि हम कोई HX मान के HI दिए भी तो यहाँ पर काम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड जो टूटता है वो ऑक्सीजन और कार्बन का टूटता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन का तो सिर्फ यही बॉन्ड है और दूसरा तो कोई है नहीं बॉन्ड। तो क्या होगा, ये बॉन्ड क्या होता है, पहले ही बताया, छोटा हो जाता है। ये sp2 है तो ये बॉन्ड को पकड़ के रखेगा, तो इसकी औकात नहीं है कि ये क्या कर ले, इस बॉन्ड को तोड़ ले, ठीक है। तो इसीलिए फर्दर ये रिएक्शन क्या होगा, नहीं होगा। फिनॉल ही हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनकर रह जाएगा और एक इथाइल आयोडाइड या जो भी है अल्काइल हैलाइड बनकर रह जाएगा। तो इस केस में भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया कि क्यों इस बॉन्ड को तोड़ना संभव है, इस बॉन्ड को तोड़ना संभव नहीं है, और फिनॉल के केस में क्या क्या होता है। तो देखिए थोड़ा सा लंबा टॉपिक चला, लेकिन मैंने सोचा था कि आज इस रिएक्शन को पूरा कंप्लीट मैं कर दूंगा, तो कंप्लीट मैंने कर दिया है। थोड़ा सा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं है। पेशेंस बनाकर आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। अगर कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बार बार बोलने में अच्छा नहीं लगता है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, इसमें क्या है, बोलने वाली बात क्या है। तो चलिए, ये पूरा का पूरा आपका रिएक्शन हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स क्या, ईजी ही था, ठीक है, आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए फिर से मिलते हैं तब अगले क्लास में, देखते हैं आगे की कहानी।